हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 2 विलयन के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे परासरण एवं परासरण दाब और इसके अंतर्गत हम देखेंगे परासरण के प्रकार और अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर हमको परासरण और परासरण दाब को समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली HPM। तो अगर हम झिल्ली की बात करें, झिल्ली का मतलब जिसमें से हम किसी विलयन को या विलायक को हम छानते हैं, तो झिल्ली जो है 3 प्रकार का होता है। हालांकि हमको पढ़ना है उसमें से एक प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली, या इसी को हम कहते हैं HPM। HPM का मतलब क्या होता है? तो H का मतलब होता है सेमी, P का मतलब होता है परमेबल, और M का मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो HPM का मतलब हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो झिल्ली 3 प्रकार का होता है, उसको पहले समझ लो, तब आपको याद रहेगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। वैसे भी शब्द से स्पष्ट है, अर्धपारगम्य जिसमें से आधा ही जाता है। अब आधा मतलब क्या? अगर आप शब्द को ध्यान दोगे अर्धपारगम्य, तो अर्ध मतलब आधा, ऐसी झिल्ली जिसमें से आधा ही जा सकता है। अब विलयन का आधा कहेंगे मतलब क्या होगा? ये विलयन की अगर हम बात करें तो विलयन किससे बना होता है? विलयन बना होता है विलायक और विलेय से। विलायक और विलेय, इन दोनों से बनता है विलयन। तो अगर हम अर्धपारगम्य कहें जिसमें से आधा ही जाए, तो आधा मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें से केवल विलायक ही पार जा सकता है, विलेय पार नहीं जा सकता। ये झिल्ली जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, दूसरा होता है पूर्ण पारगम्य झिल्ली, और तीसरा होता है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, शब्दों को ध्यान दो, बहुत ही आसान है। अर्धपारगम्य, पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य। विलयन की बात कर रहे हैं ना, और विलयन किससे बना होता है? विलायक और विलेय से। तो अगर पूर्ण पारगम्य कहें, पूर्ण मतलब पूरा, तो ऐसी झिल्ली जिसमें से सभी पदार्थ जो है पार हो जाते हैं, मतलब विलायक भी पार हो जाता है और विलेय भी पार हो जाता है। पूर्ण पारगम्य मतलब जिसमें से विलायक भी पार हो जाता है और विलेय भी पार हो जाता है, पूर्ण पारगम्य है, मतलब उसमें से सभी पदार्थ पार हो जाते हैं। तो ऐसे झिल्ली को हम कहते हैं पूर्ण पारगम्य झिल्ली। अपारगम्य, अ मतलब विरोध करेगा ये। अपारगम्य झिल्ली मतलब ऐसे झिल्ली जिसमें से कोई भी पदार्थ पार नहीं जा सकता, कोई भी पदार्थ बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो विलायक हो या विलेय हो, इसमें से कोई भी पदार्थ बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी झिल्ली जिसमें से कोई भी पदार्थ पार नहीं हो सकता, चाहे वो विलायक हो या विलेय हो, तो ऐसे झिल्ली को हम कहेंगे अपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहेंगे? अर्ध आधा, ये आपको समझना है। आधा मतलब विलायक, ऐसे झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु ही पार जा सकते हैं, विलेय के अणु नहीं। मतलब हम ऐसे झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें से केवल विलायक के अणु ही बाहर निकल सकते हैं, विलायक के अणु। विलेय के अणु इसमें से पार नहीं जा सकते, विलेय के अणु पार नहीं जा सकते।
या बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल होता है चर्मपत्र, और चर्मपत्र को ही हम क्या बोलते हैं? पार्चमेंट पेपर बोलते हैं। चर्मपत्र का मतलब हो जाएगा पार्चमेंट पेपर। जंतु झिल्ली, सैलोफोन, शैलोफैन, ये एग्जाम्पल हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के। वैसे अगर हम एग्जाम के व्यू से कहें तो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए और किसी एक रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम और सूत्र लिखिए। मतलब प्रयोगशाला में हम जो अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयोग करते हैं, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली, उसमें से किसी एक का आपको नाम लिखना है और सूत्र लिखना है। तो रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली ये होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, और इसका सूत्र होता है Cu2FeCN6। ये बड़ा कोष्टक है, Cu2FeCN6, तो इसको याद रखना। रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका सूत्र होता है Cu2 बड़ा कोष्टक Fe छोटे कोष्टक में CN6। आगे पढ़ेंगे, ये उपसहसंयोजक यौगिक है, पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, उपसहसंयोजक यौगिकों का रसायन। ये बड़ा कोष्टक उसी को प्रदर्शित करता है, उपसहसंयोजक यौगिक को। अगर आपको प्रासरण समझना है तो आपको अर्धपारगम्य झिल्ली समझना पड़ेगा, और बहुत इजी है। अर्धपारगम्य जिसमें से आधा ही पार जा सकता है, ऐसे झिल्ली जिनमें से केवल विलायक के अणु ही पार जा सकते हैं, जिनमें से होकर केवल विलायक के अणु ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के अणु नहीं, ऐसे झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और उसका एग्जाम्पल होता है चर्मपत्र, जंतु झिल्ली, शैलोफैन। और अगर हम रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करें तो उसका नाम होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, और सूत्र क्या होता है Cu2FeCN6। तो ये हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। आ गया समझ में? अर्धपारगम्य झिल्ली के बाद हम पढ़ेंगे परासरण। परासरण किसे कहते हैं, और परासरण समझ में आ गया तो परासरण दाब की परिभाषा लिखना बहुत ही इजी है। तो चलिए अब हम देखते हैं परासरण। परासरण या ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। यह एक थिसिल फनल है, थिसिल फनल पढ़े हो, ये हो गया एक थिसिल फनल, थिसिल फनल। अब इसमें करना क्या है, हमको इस थिसिल फनल के मुंह में हमको बांध देना है अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब यहां पर हम क्या लगा दिए, यहां पर हम लगा दिए अर्धपारगम्य झिल्ली, अभी पढ़े हैं, जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु ही पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं। तो ये हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसको उल्टा करके इसमें हम विलयन भर देंगे, और विलयन भर के इसको हम डुबा देंगे शुद्ध विलायक में। इसमें हम भर दिए विलयन, इस प्रकार से कर सकते हो अगर चित्र और समझना है तो। ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा करोगे तो यहाँ लगा हुआ है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें हम भर दिए विलयन। और इसको फिर हम डुबा देते हैं किसी शुद्ध विलायक में। ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, इसमें हम इसको डुबा दिए।
इसके भीतर में भरा हुआ है विलयन। यहां से आपको समझना है, किसी थिसिल फनल के मुंह में अर्धपारगम्य झिल्ली बांधकर उसमें हम विलयन भरते हैं, फिर उसको हम डुबा देते हैं उसके शुद्ध विलायक में। तब होता क्या है, इस थिसिल फनल में विलयन का जो तल है, अभी विलयन का तल यहां पर है, ये विलयन का तल जो है बढ़ने लगता है, ऊपर की ओर जाने लगता है। विलयन को हम उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखे हैं, इसको ध्यान देना, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसमें हो क्या रहा है, तो जैसे ही हम विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किए तो विलयन का तल जो है बढ़ने लगा। ऐसा कब होगा, ये थिसिल फनल में विलयन का तल ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विलायक के अणु हैं वो विलायक से कहाँ जा रहे हैं, विलयन में जा रहे हैं। विलायक के जो अणु है वो विलायक से कहाँ जा रहा है, विलयन में, तभी तो इसमें उसका तल बढ़ेगा। और ये अपने आप हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है। तो इसी घटना को हम कहते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। अब यहां पर आपको ये समझना है कि क्या करने पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम क्या किए, जब किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखे, अलग रखे, तब क्या हुआ, विलायक के जो अणु हैं वो विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगे। तो इस घटना को हम कहते हैं परासरण। अगर ये समझ में आ गया तो परासरण की परिभाषा लिखना बहुत ही आसान है। परासरण की परिभाषा क्या बना देखो, किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की घटना को परासरण कहते हैं। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से पृथक रखने पर, सबसे पहले हम क्या किए, विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखे। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर, विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की घटना परासरण कहलाती है। परासरण कब होता है, परासरण कब होता है का जवाब क्या होगा, जब किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखा जाता है। देखो समझना है तो इसको बांट लो, परासरण कब होता है, परासरण कैसे होता है, और जब हम परासरण दाब पढ़ेंगे ना तो वहां पर एक सवाल और करेंगे कि परासरण क्यों होता है। यहां पर आपको समझना है कि परासरण कब होता है और परासरण कैसे होता है। एक तीसरा चीज भी आगे पढ़ेंगे, परासरण क्यों होता है। परासरण क्यों होता है अगर समझ गए तो परासरण दाब की परिभाषा लिखना बहुत ही आसान है। क्योंकि यहां पर अभी हम केवल परासरण पढ़ रहे हैं, तो परासरण समझने के लिए आपको दो प्रश्न अपने आप से पूछना है कि परासरण कब होता है और परासरण कैसे होता है। तो ये कब होता है का जवाब क्या हो जाएगा, परासरण कब होता है, जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखा जाता है। कैसे होता है,
विलायक के जो अणु हैं ये गति करते हैं विलायक से विलयन की ओर, स्वतः अपने आप गति करते हैं। तो इस क्रिया को या इस घटना को हम कहते हैं परासरण। बहुत ईजी है। परिभाषा क्या बन जाएगा? किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का, गति कौन कर रहा है? विलायक के अणु। विलायक के अणुओं का विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की घटना को परासरण कहते हैं। क्यों होता है बाद में पढ़ेंगे ना, जब हम परासरण दाब की परिभाषा पढ़ेंगे तब। अभी आपको दो चीज समझना है कि परासरण कब होता है और परासरण क्यों होता है। दोनों क्लियर हो गया। अब ये जो परिभाषा लिखे हैं, इस परिभाषा को हम और विस्तार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर, ये तो आपको रखना ही है क्योंकि परासरण तभी होगा जब विलयन और विलायक को हम अलग रखेंगे। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो जहां भी आप परासरण की बात करोगे, चाहे परासरण की परिभाषा हो या परासरण दाब की परिभाषा हो, आपको इतना लिखना ही है, किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का विलायक से विलयन की ओर, यहां पर हम कुछ और बातें जोड़ सकते हैं। अगर हम सांद्रता की बात करें, शुद्ध विलायक है और ये विलयन है। अगर हम सांद्रता की बात करें तो किसकी सांद्रता ज्यादा होती है और किसकी सांद्रता कम होती है? सांद्रता मतलब मात्रा ना। विलयन कैसे बनता है? जब हम किसी विलायक में मिला देते हैं विलेय, तो विलायक में हम विलेय मिला रहे हैं तब विलयन बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन की सांद्रता अधिक होती है और विलायक की सांद्रता कम होता है। विलयन की सांद्रता अधिक होती है और विलायक की सांद्रता कम होता है। मतलब इसकी सांद्रता कम है तो इसको हम कह सकते हैं निम्न सांद्रता, इसकी सांद्रता अधिक है तो इसको हम कह सकते हैं उच्च सांद्रता। मतलब जहां पर हम विलायक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर आप विलयन भी कह सकते हो, लेकिन जब विलयन कहोगे तो यहां पर दो ठो विलयन हो जाएगा। तो विलायक का मतलब हो जाएगा निम्न सांद्रता वाला विलयन, ये शुद्ध विलायक का मतलब हो जाएगा निम्न सांद्रता वाला विलयन। मतलब ये जो प्रयोग किए हैं वो विलयन और शुद्ध विलायक के लिए तो कर ही सकते हैं। दो विलयन भी हम ले सकते हैं जिनकी सांद्रताओं में अंतर हो। विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक हो, और ये शुद्ध विलायक मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम हो। अब परिभाषा में क्या चीज ऐड करेंगे ये देख लो। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का विलायक से, तो यहां विलायक से कह रहे हैं तो यहां पर कह सकते हो अपेक्षाकृत कम सांद्रता वाले, अपेक्षाकृत कम सांद्रता वाले विलयन। विलायक का मतलब क्या हो गया? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम है। तो विलायक मतलब अपेक्षाकृत कम सांद्रता वाले विलयन से विलयन की ओर बोल रहे हैं, तो विलयन मतलब उच्च सांद्रता वाला विलयन। तो यहां विलयन के साथ आप जोड़ सकते हो उच्च सांद्रता वाला विलयन, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की घटना परासरण कहलाती है। मतलब आप समझ जाओगे तो परिभाषा को आप कई प्रकार से लिख सकते हो। पहली बात यहां पर आपको यह समझना है कि विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखते हैं, पृथक रखते हैं, तब परासरण होती है।
अर्धपारगम्य झिल्ली है मतलब गति कौन करेगा, केवल विलायक के अणु ही गति करेंगे। विलायक के अणु कहां से कहां जाते हैं, तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। तो ये घटना कहलाती है परासरण। अगर यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, विलायक के अणु कहां गति कर रहे हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, और प्रायः हर चीज किस प्रकार से गति करता है, अधिक से कम की ओर गति करता है। लेकिन यहां पर जो विलायक का अणु है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति कर रहा है। थोड़ा सा उल्टा लग रहा है ना, तो इसका भी कारण है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो विलायक के जो अणु हैं वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति कर रहे हैं, और प्रकृति का नियम क्या है कि ज्यादा से कम की ओर गति करता है कोई भी चीज। अब ये ज्यादा से कम की ओर ही गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है, देखो शुद्ध विलायक की बात कर रहे हैं तो यहां पर विलायक ही है, और उसी विलायक में हम विलय मिलाए हैं तब बना है विलयन। मतलब अगर हम विलायक की मात्रा की बात करें, विलायक की मात्रा शुद्ध विलायक में ज्यादा होगा और विलयन में कम हो जाएगा, क्योंकि विलयन में विलायक के साथ साथ विलय भी है। तो अगर हम विलायक के मात्रा के आधार पर समझें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो ज्यादा से कम की ओर ही प्रवाहित हो रहा है। विलायक का अणु प्रवाहित हो रहा है शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, क्योंकि शुद्ध विलायक में विलायक अधिक मात्रा में रहता है, उसकी तुलना में विलयन में विलायक कम मात्रा में रहता है। तो विलायक के अणु जो है अधिक विलायक से कम विलायक की ओर गति कर रहे हैं। लेकिन अगर सांद्रता के आधार पर कहना है तो विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलायक से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। इस घटना को हम कहते हैं परासरण। चलिए परासरण की परिभाषा एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलायक से या विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की घटना को परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं परासरण के प्रकार। दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। परासरण के प्रकार को भी समझना है तो इसके लिए भी हम एक प्रयोग देखते हैं। अंगूर को अगर हम चीनी के गाढ़े घोल में डुबा दें तो वो सिकुड़ जाता है, लेकिन किशमिश को अगर हम पानी में डाल दें तो फूल जाता है। देखो ये मान लो चीनी का गाढ़ा घोल है, ये है चीनी का गाढ़ा घोल, चीनी का गाढ़ा घोल, और इसमें हमको डुबाना है किसको, अंगूर को। ये अंगूर है मान लो, इस अंगूर को इसमें हम डुबा देते हैं तो ये अंगूर जो है सिकुड़ जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, सिकुड़ना हो रहा है। लेकिन अगर हम किशमिश को पानी में डालते हैं, ये पानी है, यहां पर किशमिश है, किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, फूलना। ध्यान दो, यहां पर सिकुड़ना हो रहा है और यहां पर फूलना हो रहा है। ये किशमिश है और ये अंगूर है। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है, कारण बताइए कि अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डुबाने पर वह सिकुड़ जाता है और किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाता है, क्यों? अगर हम अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डुबा रहे हैं तो सिकुड़ जा रहा है। क्यों सिकुड़ रहा है, इसको समझो। ये अंगूर है ना, ये सिकुड़ गया। कब सिकुड़ेगा, जब इसके अंदर का जो जल है, इसके अंदर का जल बाहर निकल करके इसमें चला गया। अंगूर के अंदर का जल कहाँ चला गया, ये जो चीनी का गाढ़ा घोल था उसमें चला गया। और अंगूर का जो परत है वो काम करता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा।
तो यहां पर जो जल का अणु है, अंगूर के अंदर में जो जल है, वो जल जो है अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कहाँ गया? चीनी के गाढ़े घोल में विलयन की ओर चला गया। ये हो जाएगा विलयन। तो इस क्रिया को हम कहते हैं बाह्य प्रासरण। तो ये बाह्य प्रासरण के कारण होता है। बाह्य प्रासरण, बाह्य प्रासरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो विलायक के अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर जा रहा है, इसलिए अंगूर सिकुड़ गया। तो इस क्रिया को हम कहेंगे बाह्य प्रासरण। और यहां पर क्या हुआ देखो, किशमिश को हम पानी में डाले तो फूल गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पानी है वो गया कहाँ? किशमिश के अंदर में। पानी कहाँ गया? किशमिश के अंदर में गया। यानी कि यहां पर जो प्रासरण हो रहा है, यहां पर जो पानी का अणु है, जल का अणु है, वो अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अंतः प्रासरण। तो ये हो गया अंतः प्रासरण। तो प्रासरण दो प्रकार का होता है, बाह्य प्रासरण और अंतः प्रासरण। प्रश्न आ रहा है समझ में? प्रश्न किस प्रकार से पूछता है एग्जाम में? कारण बताइए कि अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डुबाने पर वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है? बाह्य प्रासरण के कारण सिकुड़ता है। अब और डिटेल में लिखना है तो क्या लिखोगे कि जब हम अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डुबाते हैं, यानी कि विलयन में डुबाते हैं, तो अंगूर के भीतर का जो जल है, अंगूर के भीतर का जल यानी कि विलायक के अणु, वो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि अंगूर का जो बाहरी परत है उसको पार करके विलयन में चला जाता है। यानी कि विलायक का अणु जो है अंदर से बाहर की ओर गति कर रहे हैं, विलायक से विलयन की ओर ही गति कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बाहर की ओर। तो इस प्रासरण को हम कहेंगे बाह्य प्रासरण। किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है। क्यों फूलेगा? क्योंकि पानी जो है कहाँ जा रहा है? किशमिश के अंदर में जा रहा है। तो यहां पर जो प्रासरण हो रहा है वो अंदर की ओर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अंतः प्रासरण। तो ये हो गया प्रासरण के दो प्रकार, बाह्य प्रासरण और अंतः प्रासरण।